हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। टॉपिक और कई सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको दिख ही रही होंगी। ह्यूज सिलेबस, लिमिटेड टाइम, स्पेसिफिक डायरेक्शन, टाइम मैनेजमेंट एंड रिवीजन स्ट्रेटजी। उससे पहले रेड एंड ग्रीन से जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान देते हैं कि गेट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर सेल्फ स्टडिंग एस्पिरेंट्स, द मोस्ट आई गेस द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ माई चैनल और दिस कंप्लीट सेशन, कि जो लोग सेल्फ स्टडी मेथड से गेट क्रैक करना चाहते हैं वो कैसे करें। और जितना ये आपके लिए ज़रूरी था उससे कई गुना ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि मेरे कहने पे आप उन चीज़ों को फॉलो करने वाले हैं। दैट्स वाई आई टुक दिस अमाउंट ऑफ टाइम टू अपलोड दिस वीडियो। और मैंने इसके लिए कुछ ज़्यादा ही प्रिपरेशन पहले से कर रखी है कि मैंने जो छोटे छोटे बॉक्सेस बना रखे हैं उसमें जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं एक्चुअली वो आपके इश्यूज़ हैं। आप समझ रहे होंगे इस बात को कि यूथ सिलेबस, क्योंकि आपको पता है कि यार 13-14 सब्जेक्ट्स तो स्पेसिफिकली वो पूछता है गेट। सेकंड थिंग इज़ लिमिटेड टाइम। आपको पता है 1 साल का टाइम है, 1 साल में आपको क्या क्या करना है, कॉन्सेप्ट बनाने से लेकर प्रैक्टिस और हर वो चीज़ करनी है जिसकी मैंने हमेशा से जिक्र करता आया हूँ। फिर है स्पेसिफिक डायरेक्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत डायरेक्शन में प्रैक्टिस करते चले गए तो फिर आखिरी दिन कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ, वॉट इज़ द पेपर, वॉट इज़ इट आस्किंग अबाउट, एंड सब कुछ एकदम ब्लंडर सा दिखेगा और अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। देन कम्स द टाइम मैनेजमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दीज थ्री, ऑल दीज फोर। सो टाइम मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब भी किसी टॉपिक को लेकर बैठेंगे तो यू शुड बी वेरी श्योर एंड वेरी क्लियर अबाउट अ थिंग कि उतना टाइम आप इन्वेस्ट ना कर दें इन सब चीज़ों में जितना कि ज़रूरत था नहीं। फर्स्ट थिंग एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि इतना ज़्यादा सिलेबस है। अब मैंने आपको पहले यूथ सिलेबस लिख के दिया है तो उस चीज़ के प्रति भी आपको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रहना पड़ेगा जब बात आएगी टाइम की। तो ये तो हुआ, और ये तो हुआ कि सेल्फ स्टडिंग एस्पिरेंट्स के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं। उसके बाद मैं आप लोग को एक और चीज़ इसी वीडियो के ज़रिए सिखाना चाहता हूँ कि आखिर मैं स्ट्रेटजीज़ किसी भी काम के लिए, ना सिर्फ आपके लिए हो या फिर मेरे भी कुछ अगर कोई काम है, ऑफिशियल वर्क है, पर्सनल वर्क है, तो मैं किसी भी काम को, चलिए पढ़ाई को ही ले लेते हैं, पढ़ाई भी करनी है अगर मुझे तो मैं क्या फ़ॉलो करता हूँ, मीन्स जब मैं करता था। तो आज मैं आपको स्ट्रेटजी बनाने का तरीका भी बताऊँगा कि कल को अगर आपको ज़रूरत पड़े और अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप तुरंत खुद के लिए एक ऑप्टिमम स्ट्रेटजी बना के आगे बढ़ सकें। तो फ्रेंड्स ये मेरा तरीका है। दिस द वे आई एम प्रेजेंटिंग दिस शीट इन फ्रंट ऑफ यू इज़ माई वे। दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर स्ट्रेटजी फॉर एनी पर्पज, एनी स्टडिंग और एनीथिंग। तो सबसे पहले आप उन चीज़ों को लिख लीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करने वाली हैं, या फिर जो आपके गेम के हर्डल्स हैं उनको लिख लीजिए। यहाँ आपके 4 हर्डल सबसे बड़े हैं और उनसे भी बड़ा है जो बीच में है, रिवीजन। ये रिवीजन स्ट्रेटजी आपको इसलिए मैंने बीच में लिख के छोड़ दिया है क्योंकि ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर चीज़ का एक समय, सही समय आता है ना, तब बताया जाता है। आई एम वेटिंग फॉर दैट करेक्ट टाइम, दैट ऑप्टिमम टाइम व्हेन आई हैव टू टेल यू द रिवीजन स्ट्रेटजी। फर्स्ट आई वांट यू टू स्टार्ट द दिस सिलेबस कवरेज ऑफ फॉर गेट 2018। देन जब रिवीजन की बारी आएगी तो वीडियो विल ऑटोमेटिकली गेट अपलोडेड फॉर यू। तो पहले जिन चीज़ों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, साथ ही साथ आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि हाउ अ स्ट्रेटजी इज़ मेड एंड हाउ आई प्रोसीड फॉर टेकिंग एनी स्ट्रेटजी इन माइंड, एनी प्लान इन माइंड। तो उस चीज़ को भी आप ध्यान देते रहिएगा। नाउ फ्रेंड्स, कि जब बात हो रही है कि खुद से पढ़ना है और इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो पहला चीज़ क्या आता है कि लेट्स कलेक्ट ऑल द मटेरियल। क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ ऑप्टिमम, कुछ बहुत ही नपातुला, बहुत ही स्पेसिफिक, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन वाला मटेरियल मिल जाए तो मज़ा आ जाए। अब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दैट मीन्स मैं आपसे इतना फेवर ज़रूर खुद के लिए करवाना चाहूँगा अपने लिए कि आप अपने लिए मटेरियल मंगवा लें कहीं से। मटेरियल इन द सेंस कि बहुत ही क्लीन टाइडी रिटन नोट्स आते हैं जो मैंने सोचा कि इट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि वो जो नोट्स रहते हैं वो कोई और नहीं, किसी बच्चे ने बनाए होते हैं क्लास में बैठ के। तो दैट नोट्स कवर्स द एंटायर टॉपिक। तो सबसे पहली चीज़ कि नोट्स आपके पास हर सब्जेक्ट के आप कहीं ना कहीं से अरेंज कर लीजिए। आपके फ्रेंड्स होंगे, आप थोड़ा हाथ पैर मारिए, इतना तो कर ही सकते हैं खुद के लिए। थोड़े हाथ पैर मारिए, आपको नोट्स बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। कोई बहुत खर्चे के नहीं होते हैं, उतना ही खर्चा होता है जितना कि फ़ोटोकॉपी कराने का होता है।
और ये स्पेसिफिकली उन सब्जेक्ट्स को हेल्प करेंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं शुरू से लेके आखिरी तक। फॉर एग्जांपल मॉस, या फिर आप सोम बोलें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज़ वन ऑफ द बेसिक सब्जेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर थर्मोडायनेमिक्स द अदर बेसिक सब्जेक्ट, देन थ्योरी ऑफ मशीन्स द अनदर। तो इस तरह से हर सब्जेक्ट के आप कहीं ना कहीं से अच्छे साफ सुथरे हैंड रिटन नोट्स किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मंगवा लीजिए। साथ ही साथ आप, जो मैंने बुक्स की एक लिस्ट का वीडियो अपलोड किया था, उनमें से जितनी पॉसिबल हो सके, और कुछ कुछ जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने मैकेनिकल के लिए ही जिक्र किया कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक सब्जेक्ट, वो तो मतलब वो नहीं है तो कुछ नहीं है। देन थर्मोडायनेमिक्स द फादर एंड मदर ऑफ हीट एंड मास ट्रांसफ़र, आरईसी, आईसी इंजन, एवरीथिंग। तो आप इस तरह से आगे बढ़िए कि सबसे पहला तो आपके पास कंटेंट पूरा होना चाहिए, अदरवाइज आप पढ़ेंगे क्या। तो मैं फर्स्ट पॉइंट लिखूंगा, और आपको एक चीज़ और भी बताता जाऊंगा मीनवाइल कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये वन बाय वन रेक्टिफाई होते जाएंगे, वन बाय वन रिमूव होते जाएंगे हमारी मूवी से, और हमें एक क्लियर कट स्पेसिफिक चीज़ समझ में आएगी कि हमें करना क्या है। क्योंकि नहीं करना है, नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, नहीं करने की लिस्ट बहुत बड़ी है फ्रेंड्स। तो हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो कम है और जिनसे कुछ फ्रूटफुल आउटकम बाहर आएगा। तो क्या करना है आज बेसिकली वही डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ क्या करनी है, आप जाके जहाँ से भी नोट्स जुगाड़ कर सकते हैं कर लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट मैं लिखूँगा कि अरेंज नोट्स प्लस रेफरेंस बुक्स, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप गेट का सिलेबस डाउनलोड करें। सिलेबस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ऑल्दो ये जो आपकी चीज़ है ये इस चीज़ को कंपनसेट कर देगी, बट स्टिल कई बार क्या होता है नोट्स में कुछ चीज़ें इन्वॉल्व या इंक्लूड नहीं की जाती हैं, या तो फैकल्टी ने पढ़ाया नहीं होता है, या फिर फैकल्टी की भी कुछ कुछ रहती हैं कि हम इस टॉपिक को, ये हमारा फेवरेट टॉपिक है, इसको हम अपने स्टाइल से पढ़ाते हैं, तो दैट शुड नॉट गो इन द पब्लिक डोमेन। तो इस वजह से वो उन टॉपिक्स को नोट्स पे नहीं लिखवाते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ बीइंग इन द सेफ साइड आप दोनों चीज़ करिए, आप अरेंज नोट्स को अरेंज कीजिए, रेफरेंस बुक्स जुगाड़ करिए, और सिलेबस तो ईजिली डाउनलोडेबल है आपकी गेट की वेबसाइट से। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। देन कम्स द थिंग कि स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब फ्रेंड्स आप देखते जाइएगा, हमने आधा काम यूथ सिलेबस का यहीं ख़त्म कर दिया। भले कितना भी यूथ सिलेबस हो, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स, रेफरेंस बुक्स और सिलेबस है, आपका गेम आधा वहीं ख़त्म। आप इतना करने के बाद सेकंड उसमें आइए स्पेसिफिक डायरेक्शन के टॉपिक पे। अब डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाई होगी, सिलेबस से। तो वर्क ऑन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन यूजिंग नोट्स एंड सिलेबस। मैं नोट्स और सिलेबस को इतना एम्फेसिस इसलिए डाल रहा हूँ, एम्फेसिस में इतना ऑब्जर्वेशन में इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप सिर्फ रेफरेंस बुक्स में जाएंगे ना, तो हर बुक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, 1000 से 2000 पन्ने की होती है। और अगर आप सिर्फ सिलेबस को उठा के इनसे कंसल्ट करेंगे, तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली क्या होगा कि आप बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ पर डालेंगे जो हो सकता है गेट पूछता भी ना हो। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ जो 3 चीज़ें लिखी हैं ना, ये सब 33.33% ही है, जो सम अप करके 99.99% हो जाएगा, ऑलमोस्ट 100%। तो सिलेबस आप रेफ़र करेंगे ताकि नोट्स में जो चीज़ें इंक्लूड ना हो उसको इससे देखने के लिए, नोट्स आप रेफ़र करेंगे इसलिए ताकि इनसे जो नॉन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ना आप पढ़ लें। रेफरेंस बुक आप इसलिए रेफ़र करेंगे क्योंकि जो चीज़ इनमें नहीं है वो आप इससे देख के यहाँ से पढ़ सकें। समझ गए आप, इट्स अ साइकिल, नथिंग बट अ साइकिल, कि यहाँ से आप चलेंगे रेफरेंस बुक पे, रेफरेंस बुक के साथ साथ आप सिलेबस भी कंसल्ट करेंगे, सिलेबस को देख के आप नोट्स में सर्च करेंगे उन टॉपिक्स को, एज वेल एज रेफरेंस बुक में सर्च करेंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि सब चीज़ें आपस में इस तरह से कनेक्टेड है। तो ये तो बात हुई इस चीज़ की, तो हमारा यूथ सिलेबस का प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। सिलेबस इज़ अंडर आवर कंट्रोल, इस बात की एश्योरिटी है। अब
जब बात आती है वर्क ऑन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन यूजिंग नोट्स एंड सिलेबस फ्रेंड्स, तो जब आपके पास नोट्स है, जब आपके पास सिलेबस है, तो पथ से विभक्त होने का तो सवाल ही नहीं उठता. नो वन कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द डिफाइंड पाथ, एंड दैट इज़ फॉर श्योर. तो स्पेसिफिक डायरेक्शन का भी पंगे ख़त्म. अब बात आती है लिमिटेड टाइम की. तो फ्रेंड्स, लिमिटेड टाइम कहने का ये सेंस नहीं है कि आपके पास टाइम ही नहीं है. लिमिटेड टाइम का मतलब है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है. लिमिटेड टाइम और नो टाइम में फ़र्क होता है. लिमिटेड टाइम 1 ईयर का टाइम है आपके पास, क्योंकि अभी तक गेट के रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं. साथ ही साथ आपको अपने मार्क्स जोड़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इस साल आपका जो लेवल है वो कहाँ तक है, कितने ऊपर हो आप, कितने नीचे हो. थर्ड थिंग कि मोर देन अ ईयर टाइम है आपके पास. नेक्स्ट ईयर भी इसी टाइम में होना है पेपर, तो होपफुली आपके पास लमसम 1 साल का टाइम है. तो लिमिटेड टाइम के लिए आप याद रखिए कि जितने भी दिन हैं उसमें आपको अपने टाइम में से मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज करना है. अगर आपको याद हो तो मैंने अपने एक वीडियो में सिटिंग जो क्लस्टर्स होते हैं अगर कहा जाए तो, वो मैंने आपको बताया था कि 3 आवर्स ईच आप सिटिंग दीजिए, क्योंकि वो टार्डनेस को भी रिजल्ट नहीं करती है, वो आपको थकाएगी भी नहीं, आप माइंड से रिटार्ड भी नहीं होगे. क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत ज़रूरी है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आप कॉन्सेंट्रेटेड रहें. अगर आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा होगा उस टाइम पे तो आप क्या पढ़ेंगे. इट्स एज सिंपल एज पॉसिबल. तो फ्रेंड्स, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप क्लस्टर्स में पढ़ें. तो स्टडी इन क्लस्टर्स. अब क्लस्टर्स कैसे बनाए जाएं, मेरा फेवरेट है ये 3 आवर्स ईच. अब इसमें आप इंटू मिनिमम 4 कीजिए. मिनिमम 4 इसलिए क्योंकि दिस विल बी अराउंड 12 आवर्स अ डे. अब मिनिमम कहने से मतलब इसलिए क्योंकि आप इसे अगर 5 कर देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. ये सीधा 15 आवर्स अ डे में बनेगा, पर डे. मैं एक बात और आपको बताने वाला हूँ, लास्ट में बताऊँगा. जो आपकी एक जो धारणा जिसे कहते हैं, जो एक चला आ रहा है, ट्रेंड चला आ रहा है कि मैंने कई लोगों से सुना कि इनफैक्ट मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था कि ईएसई गेट और 30 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए एंड यू कैन क्लियर गेट विथ वेरी गुड रैंक. वो क्यों पॉसिबल नहीं है, या फिर जिन्होंने किया उनके लिए क्यों पॉसिबल हुआ, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है. उन्होंने डेडिकेशन तो दी अच्छी खासी, अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को बताई नहीं. आप खुद सोचिए, आप क्यों बताओगे किसी को? आपको क्या मिल रहा है बताने का? अगर आपको कुछ मिल रहा हो देन यू डेफिनेटली विल टेल देम. तो कुछ चीज़ों का कोई शॉर्टकट नहीं होता है. मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ और अभी तक कह रहा हूँ, अगर कोई बॉर्न इंटेलिजेंट है तो लेट हिम बी. क्योंकि वो तो इंटेलिजेंट है, ठीक है, उसका आईक्यू उस तरह से है कि वो एक बार में चीज़ों को ग्रैब कर लेता है, उसको जाके प्रोड्यूस कर देता है पेपर में एंड ही गेट्स द मार्क्स. लेकिन हमें तो इस तरह से काम करना है ना कि हम तो ज़ीरो से हैं भाई. वी आर एट द ज़ीरो लेवल एंड वी हैव टू अचीव द सक्सेस, द अल्टीमेट पॉइंट. नॉट इवन सक्सेस, सक्सेस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ योर डेडिकेशन. तो अगर आप इस तरह से 4 स्लॉट्स दें या फिर 5 स्लॉट दें और 3 आवर्स ईच, तो आप 12 से 15 आवर्स पर डे आप निकाल सकते हैं. आपको और इसमें देखना है कि आप कितने दिन निकाल रहे हैं. तो चलिए, ऑन एन एवरेज अगर हर दिन की छुट्टी वुट्टी जो भी आपको इधर उधर बीच में फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं वो सब भी अगर काट दिया जाए तो आप मिनिमम 300 डेज मल्टीप्लाई करिए. और अगर 300 आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 4500 आवर्स मिल रहे हैं. फ्रेंड्स, 4500 डिवाइड बाय, चलिए अगर हम चलिए 12 ले लेते हैं. 12 सब्जेक्ट्स अगर आपके हैं तो आपको ऑन एन एवरेज कितना टाइम मिल रहा है पर सब्जेक्ट साल भर में, ये देख लेते हैं. तो अप्रॉक्सीमेट 375 आवर्स पर सब्जेक्ट आपको मिल रहा है फ्रेंड्स. तो अगर वो तो मैंने इतना उसमें संशोधन किया है, तो मान के चलिए आपको 375 आवर्स पर सब्जेक्ट देना ही पड़ेगा. तो और आप इजीली दे सकते हैं, देयर इज़ नथिंग स्पेशल अबाउट इट कि नहीं दे पाएंगे या फिर समथिंग. आपको पढ़ना है, आपको बढ़ना है, यू नो दैट इज़ इनफ, आप दे लेंगे. तो बात इसकी भी ख़त्म हो गई.
फॉर वन सब्जेक्ट यू हैव 375 आवर्स। आप बहुत ही ईजिली, जो भी सिलेबस होता है वो हार्डली कोचिंग इंस्टीट्यूट में 70-80 आवर्स का होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70-80 आवर्स का होता है। तो अगर आप 375 में चलिए 100 आवर्स भी माइनस कर दीजिए, बड़ा अमाउंट लेते हैं, 100 आवर्स भी माइनस कर दीजिए, 275 आवर्स यू आर हैविंग पर सब्जेक्ट फॉर प्रैक्टिस। ये बड़ी बात नहीं है, ये बहुत सिंपल है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है अंदर से, डेडिकेशन और करने की। ठान लो कि करना है, बाकी हो जाएगा। वो होने में उतना टाइम नहीं लगता जितना टाइम ठान लेने में लगता है। आपने देखा कि 3 पॉइंट्स तो ऐसे ही कट हो गए। अब आया टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट फ्रेंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट आपने नहीं डाला तो आपके सब्जेक्ट्स आपको कॉम्प्लिकेशंस में लेके जाएंगे। कैसे? ऐसे कि सपोज़ आपने एक सब्जेक्ट शुरू किया, आपको ये बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट इतने टॉपिक को इतने दिन में मुझे ख़त्म करना है। अब ये कैसे पता चलेगा? एट अ ग्लांस आप पूरी नोट, जब आपके हाथ में ये नोट्स आ जाएं तो आप नोट्स को पलटाइए, पढ़िए मत, जस्ट रीड थ्रू द नोट्स कि हाँ अच्छा इसमें ये टॉपिक है, ओके नेक्स्ट पेज, ये अच्छा ये टॉपिक है, ये नेक्स्ट पेज। एक कॉपी पेन लेके बैठिए और नोट करते रहिए कि हाउ मैनी टॉपिक्स आर देयर विच आई हैव टू कवर फ्रॉम ज़ीरो टू द लेवल। उसके बाद आपके पास एक हर एक नोट्स के साथ, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स के साथ आपके एक पेज रहेगा जिसमें ये लिखा रहेगा कि दीज आर द टॉपिक्स, या फिर दीज आर द नंबर ऑफ टॉपिक्स पर यूनिट इन दिस सब्जेक्ट विच आई हैव टू कवर फ्रॉम ज़ीरो टू द मैक्सिमम लेवल। जब ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी ना फ्रेंड्स, तो आपको बहुत ही क्लियरली एक प्लान दिखने लगेगा सामने, दैट अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू डू। और जैसे ही ये प्लान दिखेगा फ्रेंड्स, आपको इतना क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कितने, ये जो 375 आवर्स मैंने लिखे हैं उतने में से आपको कितना अपने सब्जेक्ट को देना है, या फिर उसमें आ रहे टॉपिक्स को कितना कितना करके देना है। डिस्ट्रीब्यूशन एबिलिटी आपके अंदर जनरेट हो जाएगी। तो मेक लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स सब्जेक्ट वाइज। इतना सब करिए आप, आपका टाइम मैनेजमेंट भी क्लियर हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगी प्रॉब्लम, और आपको अल्टीमेटली समझ में आ जाएगा कि करना कैसे है। और फिर फिफ्थ पॉइंट जो है ये मेरा एडिशनल है, क्योंकि आपको इनिशियली एक ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत होगी, राइट? तो उसके लिए आप क्या कीजिए, स्टार्ट विथ योर फेवरेट सब्जेक्ट। जब आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे ना, तो फेवरेट बोलने का ये मतलब नहीं कि मज़ा आता है उसे पढ़ने में। सारे सब्जेक्ट एक जैसे ही होते हैं, या तो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं या तो ठीक होते हैं। फेवरेट सब्जेक्ट से मेरा कहने का ये मतलब है कि जिनके टॉपिक्स आपके ऑलरेडी ठीक ठाक हैं और जिनको पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि आपको इनिशियल जो थ्रस्ट की ज़रूरत है टू कैरी आउट द होल 1 ईयर सेशन, वो आपको मिल जाएगा। और धीरे धीरे ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, जब आप इनको इम्प्लीमेंट करके देखोगे अपने फेवरेट सब्जेक्ट के साथ, तो यू विल गेट अ थॉरो नॉलेज ऑफ व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये तो बात हुई फ्रेंड्स की कैसे पढ़ना है, कितना क्या करना है, कैसे करना है, राइट? अब एक और बात रह जाती है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ना कैसे है, जो मेरे नज़र में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें फिर घूम के बात वही आती है जो मैं 6 पॉइंट में लिखने जा रहा हूँ, वाई, हाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं देख रहा हूँ, डोंट टेक इट एज अ कंप्लेंट और समथिंग, बट मैं देख रहा हूँ कि आप मैक्सिमम ऑफ जो भी व्यूअर्स हैं चैनल के, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, वो दे आर एक्सपेक्टिंग फॉर एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट। आई डोंट नो इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे फील हो रहा है, क्योंकि जिस तरह के सवाल मेरे पास आते हैं, आई फील लाइक कि आपको मैं कोई जादू की छड़ी दे दूँ, कोई अलादीन का चिराग दे दूँ और आप बस अपना काम कर लो और हो जाए।
जो लोग बोलते हैं बहुत सिंपल है, वो लोग आप समझिए, मेंटालिटी समझिए उस टाइम पे। अगर वो लोग बोल देंगे कठिन है, तो आपके दिमाग में उस चीज़ के, उस इंसान के प्रति क्या थॉट बनेंगे कि यार जिस इंसान को ही वो चीज़ कठिन लग रही है, वो क्या हमसे वो चीज़ क्लियर करवाएगा। और अल्टीमेटली अगर क्लियर नहीं होती है तो आपकी जिम्मेदारी है। सामने वाला इंसान तो सीधे बोल देगा भाई आपने 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 नहीं की ढंग से तैयारी, तो हम क्या करें। तो हम जितना क्लियर रहें किसी भी काम को करने के लिए, कितना क्लियर रहें किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी चीज़ को लेके बढ़ने के प्रति, उतना ही अच्छा है। अंधविश्वास में जीने का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, फैक्ट पे जिए। अगर कठिन है तो कठिन है ना, दैट्स इट। उसको सरल करने का तरीका ढूंढेंगे। लेके रोते तो नहीं बैठेंगे ना किताब को गोद में कि यार नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, कठिन है कठिन है। अरे होगा कोई सोल्यूशन जिससे हम उस बात को समझ सकें। दैट डजंट मीन कि हम किताब को रख दें किनारे और बोल लें कि बस ये कर लो, ये कर लो, हो जाएगा सब। बाद में पता चला कि उन्हीं किताबों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तब काटने से अच्छा अभी काट लो, क्योंकि अभी टाइम है। ये जो स्ट्रेटजी है, और हाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट नोटिस फ्रेंड, कि ये जो भी मैंने लिखा है ये आप पहले आजमा के देखिए, एटलीस्ट गिव इट अ मंथ, क्योंकि अल्टीमेटली इसके थ्रू भी आप कुछ सीखेंगे। दैट मीन्स आप घाटे में तो किसी तरीके से नहीं है। वॉट इम्पॉर्टेंट इज द मैक्सिमम अचीवमेंट डन बाई यू इन 1 month आफ्टर फॉलोइंग दिस स्ट्रेटजी। मैं वो चाहता हूँ। द रीज़न इज़ क्योंकि मैंने इन चीज़ों को हमेशा की तरह कह रहा हूँ कि मैंने अपनी कंडीशन, अपने फ्रेमवर्क के हिसाब से मैंने इन चीज़ों को फ्रेम किया है। मुझे नहीं पता आपकी क्या कंडीशन है एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता आप किस सिचुएशन में है। तो इनमें आपको जो ऊपर नीचे सही करने को लगे आप अपने लिए करिए, और इन चीज़ों को क्लियर करिए किसी तरीके से। फ्रेंड्स, कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, किसी भी चीज़ के बारे में पढ़िए, सबसे पहली चीज़ उसके पीछे खोजिए कि उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ऑनेस्टली टेलिंग फ्रेंड्स, जब आप हर कॉन्सेप्ट के आगे फिजिकल सिग्निफिकेंस और फिर उस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना, और जब आप उस फिजिकल सिग्निफिकेंस के पीछे भागेंगे, देन यू विल गेट द फील ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। और किसी भी चीज़ की फील आने की डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स, कि आप उस टॉपिक की 4 से 5 डेफिनेशंस अपने हिसाब से बना के बता दो, और वो भी सही हो। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बीइंग, of getting feel of that concept as well as knowing the physical significance of that concept। और फिर दूसरा सवाल है हाउ, तो वो चीज़ भी बहुत सिंपल है, क्योंकि हाउ आप आराम से समझ सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, कि आपको डरना नहीं है। वीर की तरह, जैसे हमारे देश के जो सैनिक होते हैं, जो आर्मी पर्सन्स होते हैं, आपको सभी को बहुत ही रिसेंट एक्टिविटी एक हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक, तो आपकी कंडीशन भी बिल्कुल वैसी ही है। आपके हाथ में हथियार है, आपके हाथ में नोट्स हैं, आपके हाथ में रेफरेंस बुक्स हैं, आपके हाथ में हर ज़रूरत की हर चीज़ है। आपको बस बढ़ जाना है आगे। सामने कोई भी चैलेंज आए, आपको रुकना नहीं है बस। चैलेंजेस आएंगे, रास्ता कठिन है, ये आपको पता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके पास रास्ता से बाहर, प्रॉब्लम रास्ते में आने वाली किसी भी कठिनाई से निकलने का शॉर्ट मेथड है। नहीं है तो आप बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास बुद्धि है, विवेक है, आपके पास आपका इंटेलिजेंस है, आपकी सोचने की शक्ति है। जिस दिमाग ने इतने कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर को इतना छोटा सा बना के रख दिया, उसके लिए कोई चीज़ को सॉल्व करना, किसी क्वेश्चन को पढ़ना, कोई कॉन्सेप्ट को अच्छे से डेवलप करना दिमाग के अंदर, उसको पेपर में प्रोड्यूस करना कितना कठिन है। कौन कहता है कठिन है? इट्स डैम सिंपल। बस तरीका ढूंढते रहिए। किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसते हैं तो तरीका ढूंढिए निकलने का। उस प्रॉब्लम के बारे में सोच के, बैठ के उस पर विचार करने से सिवाय टाइम वेस्टेज के और कुछ नहीं होने वाला है। बुद्धिमानी उसी चीज़ में है कि प्रॉब्लम आई, समझ में आया तो ठीक, प्रॉब्लम इन द सेंस जो आपका रास्ता रोकते हैं। कोई भी परेशानी आई, किसी भी तरह की मजबूरी, कोई भी टेंशन, कुछ भी, आपको उस समय पे अपने सेंसेस को यूज़ करना है, डिसाइड करना है कि वेदर दैट प्रॉब्लम कैन बी कंट्रोल्ड बाय यू और नॉट। अगर कंट्रोल में हो सकती है, की जा सकती है, तो डू इट, अदरवाइज लीव इट एंड मूव ऑन।
क्योंकि आपका टाइम ज़रूरी है। आई टोल्ड यू ना, यू हैव जस्ट लिमिटेड टाइम। आपका टाइम अगर एक बार निकल गया फ्रेंड्स, तो यू कैन नॉट हेल्प इट, you just cannot do anything. So what required is at this moment of time is proper time management in a specific direction along with your syllabus, and do the game, just finish it off. जैसे हमारे सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिए, बिना कुछ जाने बूझे बस बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, और अंत में जीत हासिल करके अपने देश का नाम रोशन करके लौट के आए। बस आपको भी वही करना है। जिस तरह आपको नहीं पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, उसी तरह उनको भी नहीं पता था। तो क्या वो झुंड बना के बैठ के ये सोच रहे थे कि क्या होगा, क्या पता आगे दुश्मन मिलेंगे कि नहीं, क्या पता वो उनके पास कितने हथियार होंगे? उन्हें भी कुछ नहीं पता था। जब उन्होंने अपनी जान की परवाह ना किए बिना ही आगे बढ़ गए, तो आपको तो सिर्फ पढ़ाई करनी है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि किस गोली में उनका नाम लिखा हो सकता है। क्या पता जितने जा रहे हैं उतने लौटते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, डेडिकेशन के साथ, फुल ऑफ एनर्जी, करके दिखाना है, अपना नाम बनाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, दिखा देना है दुनिया को कि हम में भी दम है ज़ीरो से टॉप लेवल तक पहुंचने की। With all those things, all those words which I have said right now, I would like to wish you all the very best. और हाँ, एक चीज़ रह गई कि रिवीजन स्ट्रेटजी। ये रिवीजन स्ट्रेटजी मैं आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सही समय आने पे अपने आप आपको पता चल जाएगी। अभी आप स्टार्ट कीजिए, आप चलते रहिए, चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज कीजिए, और हर समय अपने सेंसेस को फुल्ली अलर्ट रखिए। क्योंकि आपका सेंसेस एक जगह भी गड़बड़ किया उन्होंने, एक जगह भी इधर से उधर हुए कि आपका डायरेक्शन गलत हो सकता है, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, आपके हाथ से सिलेबस भी फिसल सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आपने अपने सारे सेंसेस का यूज़ किया, प्रॉपरली काम किए, इंटेलिजेंस के साथ स्मार्ट वर्क आपने किया, तो ये सब चीज़ें ऐसी कटी हुई दिखेंगी और आप अंत में खेल जाओगे। जो बीत गया सो बीत गया, उसे बदल नहीं सकते हो। लेकिन जो आने वाला है उसे आज अच्छे से अच्छा करके अपने कल को इतना बेहतर बना सकते हो कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। With all these words, all the best friends once again, and start your preparation from the very first day. Don't wait for anything, don't wait for any rank, don't wait for any shit. Just do your work and go. What important is to finish this war as soon as possible, तो क्यों ना उसके लिए आज से शुरू हो जाए। तो आपकी स्ट्रेटजीज़ के लिए, आपके बढ़ाए गए कदम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।